हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। दोस्तों, आज मैं ये रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको कई बार फ्रेज़ और क्लॉज समझने में बहुत मुश्किल आती होगी, जिसे मैं आज आसान भाषा में इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊंगा। ये हमारी कंप्लीट ग्रामर की सीरीज़ में चैप्टर 3 है। आइए समझते हैं। द फ्रेज़ एंड द क्लॉज, क्या बेसिक डिफरेंस है? तो इनके हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो मैंने पीडीएफ तैयार किया है, ये रेन एंड मार्टिन की जो बहुत शानदार किताब है, इसी के स्टाइल में कंप्लीट की है। चलिए समझते हैं। द फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक फ्रेज ग्रुप होता है वर्ड्स का। दैट मेक्स सेंस, जो एक सेंस देता है, अर्थ तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इट डज नॉट कंटेन, एक फ्रेज में नहीं होता है, अ सब्जेक्ट, एक कर्ता, एंड अ प्रेडिकेट, और एक विधेय। दोस्तों, अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आप पीछे के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और इस पर हमने एक एक्सरसाइज भी की है। ऑफ इट्स ओन, अपना, यानी एक फ्रेज को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना नहीं होता है। अ फ्रेज इज यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में, यह सेंटेंस है, एक फ्रेज जो होता है, यहां पर फ्रेज है, ये अकेला एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है। ये फ्रेज नाउन हो सकता है, जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अभी आपने देखा, इस सेंटेंस का जो ये एक टुकड़ा है, इसे ही हम फ्रेज कहते हैं। अब सोचिए कि सेंटेंस के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े का कंप्लीट अर्थ कहाँ से आएगा? कंप्लीट अर्थ तो ये सेंटेंस ही दे सकता है, कंप्लीट सेंस। लेकिन ये टुकड़ा महज आपको एक अर्थ देगा। इट गिव्स यू ओनली अ हिंट ऑफ सेंस। आप ए सेंस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ आपको छोटा सा अर्थ देगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इन द गार्डन, बगीचे में, उपवन में। तो इन द गार्डन से क्या समझ में आता है? लगता है कि अभी बहुत सारी बातें बतानी होंगी, यानी इस छोटे से फ्रेज को अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तब हमें पूरा अर्थ समझ में आएगा। और ये जो फ्रेज है, यह शब्दों का समूह है। इन द गार्डन, 3 शब्दों को मिलाकर हमने बनाया है एक छोटा सा वाक्य का टुकड़ा। तो इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो पूरा अर्थ नहीं दे पाता है, हम फ्रेज कहते हैं। अ टॉल बिल्डिंग, फ्रेज है, एक ऊंची इमारत। इससे पूरा अर्थ नहीं मिल जाता है। इसमें 3 शब्द हैं, अ, टॉल एंड बिल्डिंग। इन 3 शब्दों को मिलाकर हमने ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का हमने नाम दिया फ्रेज। इसे फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि ये पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं है। यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो आपको पूरा अर्थ नहीं दे, वो फ्रेज कहलाता है। विद ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से। तो विद, ग्रेट एंड केयर, इन 3 शब्दों को मिलाकर हमने एक फ्रेज बना लिया। अब जैसे मैं फर्स्ट फ्रेज को इस्तेमाल करता हूँ सेंटेंस में, देखिएगा दोस्तों, जैसे द चाइल्ड इज रनिंग इन द गार्डन। बड़े ध्यान से समझिएगा, देखिएगा अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा और बताऊंगा। द चाइल्ड इज रनिंग, बच्चा दौड़ रहा है, इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाक्य का तो पूरा अर्थ आ रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अर्थ कैसे गायब होता है। देखिए, अब बताइए इन द गार्डन से आप क्या समझ पाएंगे?
तो पूरी कहानी ख़त्म हो गई ना। आई बात समझ में आपको? यहाँ जो भी कहानियाँ थीं, चल रही थी, वो सब ख़त्म हो गई। और इसी चीज़ को हम फ्रेज़ कहते हैं। इसी टुकड़े को हम फ्रेज़ कहते हैं जो पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन शब्दों का ग्रुप होता है। गॉट इट? अगर आप कहेंगे तो मैं सेकंड वाले फ्रेज से भी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे ही लिव्स इन अ टॉल बिल्डिंग। रैंडमली बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। वह एक ऊंची इमारत में, लंबी इमारत में रहता है। तो इमारत लंबी नहीं हुआ करती है, यहाँ टॉल का अर्थ आएगा ऊंची, क्योंकि ज़मीन से जो लंबाई ऊपर होती है उसे ऊंचाई कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट अनुवाद होगा। अब मैं यहाँ से अर्थ को गायब करता हूँ, जो कंप्लीट मीनिंग थी इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, आप खुद सोचिए, अ टॉल बिल्डिंग से आप कितना अर्थ निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है, कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस ये देता ज़रूर है। नेक्स्ट, फ्रेजेस मे बी ऑफ वेरियस काइंड्स। फ्रेजेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सच एज नाउन फ्रेजेस। अगर फ्रेज में नाउन का सेंस है तो वो फ्रेज नाउन फ्रेज कहलाएगा। अगर फ्रेज में एडजेक्टिव का सेंस है तो वो एडजेक्टिव फ्रेजेस कहलाएंगे। अगर फ्रेज में एडवर्ब का सेंस है तो वो एडवर्ब फ्रेजेस कहलाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द वर्क, डिपेंड करेगा कि कोई फ्रेज कैसा काम कर रहा है। दे डू, वे कैसा काम करते हैं, कहाँ, इन द सेंटेंस। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमने एक फ्रेज यहाँ से कट कर लिया। ये हमारा फ्रेज है, इतना बड़ा। अब ये फ्रेज नाउन का सेंस दे रहा है, तो ये फ्रेज नाउन फ्रेज कहलाएगा। मान लें कि यहाँ पर से एक टुकड़ा हमने काटा, और ये जो हम टुकड़े में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। तो इस तरह से वाक्यों में फ्रेज को हम समझते हैं उनके काम के आधार पर। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसे समझ पा रहे हैं। द क्लॉज, सेकेंड पॉइंट। मैं पहले ही यहाँ बता दूँ कि मान लेते हैं ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के हमने दो टुकड़े किए। इस दो टुकड़े में भी कई वर्ड्स होंगे, इस दूसरे टुकड़े में भी कई वर्ड्स होंगे। तो एक क्लॉज भी वर्ड्स के ही ग्रुप होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर ये पहला शब्द सब्जेक्ट हो सकता है, ये दूसरा शब्द वर्ब हो सकता है। इस दूसरे टुकड़े में भी पहला शब्द सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा शब्द वर्ब हो सकता है। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के आने से कोई भी कॉम्बिनेशन सेंटेंस कहलाने लगता है, तो ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट कहलाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, इसके मतलब इस दूसरे टुकड़े को भी हम सेंटेंस ही समझेंगे, लेकिन ये सेंटेंस नंबर सेकंड कहलाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड को मिलाने से हमें एक पूरा सेंटेंस मिलता है। यानी क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ही टुकड़ा होता है क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, क्लॉज नंबर फर्स्ट। सेंटेंस का ही टुकड़ा होता है क्लॉज, लेकिन ये क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, और ये भी दूसरा क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी भी क्लॉज को अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है। किसी भी क्लॉज को अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है। यानी यूं कहें कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, जो कि हमें किसी फ्रेज में नहीं मिलता है। आइए इसे समझते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी शब्दों का ग्रुप होता है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और क्लॉज क्या करता है? किसी वाक्य का हिस्सा बनाता है। तो देखिए, एक टुकड़ा इसने बनाया है। एंड कंटेन्स, और इसमें होता है क्या? अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। देखिए, हमने पहले लिख दिया यहाँ, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। वर्ब को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं, और वर्ब के साथ आने वाले जो भी बाकी वर्ड्स हैं सभी को मिलाकर भी हम प्रेडिकेट कहते हैं। करेक्ट? अ क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस।
एक क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है, और हम जानते हैं कि कंप्लीट सेंस कौन देता है? एक सेंटेंस देता है। इसे हमने चैप्टर फर्स्ट में ही कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इसी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है, क्योंकि एक क्लॉज भी क्या होता है? एक क्लॉज सेंटेंस होता है। एक क्लॉज सेंटेंस होता है। अ क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस ओनली एज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। ये शर्त की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लॉज एक सेंटेंस में ही संभव है। एक सेंटेंस होगा, उसी में कोई क्लॉज होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक कोई सेंटेंस होगा, उसी में कोई क्लॉज होगा, यानी क्लॉज हमेशा एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो रहता है अगले दरवाजे में, कहने का अर्थ अगले घर में। अब इसे हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ हु लिव्स, हु हो गया सब्जेक्ट, लिव्स हो गया वर्ब, यानी हु लिव्स नेक्स्ट डोर ये पूरा एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, जो रहता है अगले घर में। करेक्ट? लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लॉज पर अपनी मीनिंग को पुख्ता करने के लिए, पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, आई नो द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। देखिए बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। आई हो गया सब्जेक्ट, नो हो गया वर्ब, यानी यहाँ से सेंटेंस बनना शुरू हो गया। आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूँ, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो रहता है अगले घर में। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट है और लिव्स यहाँ पर वर्ब है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब के आने से कोई भी कॉम्बिनेशन सेंटेंस बन जाता है। तो ये हो गया सेंटेंस नंबर फर्स्ट और ये हो गया सेंटेंस नंबर सेकंड। और यहाँ हम बाइफर्केशन कर देते हैं, यानी आई नो द मैन यही कहलाएगा हमारा क्लॉज नंबर फर्स्ट, और हु लिव्स नेक्स्ट डोर यही कहलाएगा हमारा क्लॉज नंबर सेकंड। और ये पूरा ही कॉम्बिनेशन मिलकर ये कहलाएगा एक सेंटेंस। तो यही है क्लॉज। क्लॉज किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है, क्लॉज किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है, शर्त यही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। व्हेन द बेल रैंग, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, इससे पहले एक वाक्य आएगा। द बेल यहाँ पर सब्जेक्ट है और रैंग वर्ब है। बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये हु कंजंक्शन है और यहीं पर ये सब्जेक्ट भी है। ही सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, यानी हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें मिल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल रहा है कॉम्बिनेशन में। इसके मतलब है कि यह पूरा ही कॉम्बिनेशन एक क्लॉज है। ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। क्लॉज मतलब वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा, वाक्य जोड़ अंश बराबर वाक्यांश। तो ये देखिए इस पूरे वाक्य का एक अंश है, ये भी पूरे वाक्य का एक अंश है। आगे समझते हैं। क्लॉजेस मे बी क्लासिफाइड, क्लॉजेस को भी हम बांट सकते हैं दो भागों में। प्रिंसिपल क्लॉजेस, प्रिंसिपल को ही हम कहते हैं मेन क्लॉज। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मेन क्लॉज। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट का अर्थ ही होता है डिपेंडेंट, आश्रित। नॉट मेन, नॉट प्रिंसिपल। तो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर फर्स्ट और क्लॉज नंबर सेकंड। ये हमारा सेंटेंस। तो एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इस प्रिंसिपल क्लॉज पर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करता है। तो इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों? ये अपने अर्थ को लेने के लिए इस मेन क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। अब ज़रा हम जल्दी से फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास इस सेंटेंस में
कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूँ। अब ये कहने के बाद कोई बात नहीं रह जाती है कहने के लिए, यानी ये पूरा पूरा अर्थ अपना दे पा रहा है, यानी यही कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर आप इतना सा बोलें, अर्थ तो ये भी दे रहा है पूरा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, जो रहता है अगले घर में। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कोई इंसान रह रहा है अगले घर में, लेकिन फिर भी लगता है कुछ और बताओ। जो क्योंकि कह दिया ना, किसकी बात कर रहे हो? जो रहता है मतलब कौन रहता है? तो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ये इस मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम होगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट को ही इंग्लिश में हम लोग दूसरे पर्यायवाची शब्द के तौर पर, सिनोनिम के तौर पर कहते हैं सबऑर्डिनेट, इसीलिए इसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। इज इट क्लियर? सो अपने रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपने कितना अच्छा समझा है, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर आपको कुछ बातें समझनी है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए एक दृष्टि में हम दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। डिफरेंस एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का अर्थ होता है एक नज़र में, एक दृष्टि में। अ फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, याद कीजिए आप। अ टॉल बिल्डिंग, इसमें कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। वाइल, जबकि अ क्लॉज हैज़ बोथ, जबकि एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। हमने देख लिया, आई सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, एक पूरा वाक्य बना। हु सब्जेक्ट, लिव्स प्रेडिकेट, एक पूरा वाक्य बना। और वाक्य का चूंकि ये टुकड़ा है, दो टुकड़े हैं, दोनों अपने आप में वाक्य हैं, इसलिए क्लॉज कहला रहे हैं, यानी क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अ फ्रेज कैनॉट स्टैंड अलोन। एक फ्रेज को आप अकेले नहीं देख सकते। ये फ्रेज किसी न किसी वाक्य का टुकड़ा होगा, हिस्सा होगा। ये वाक्य में जाएगा तभी इसका अर्थ पूर्ण होगा। तो एक फ्रेज अकेला नहीं हो सकता, लेकिन एक क्लॉज अकेला हो भी सकता है और अकेला नहीं भी हो सकता है। देखिए कैसे। ये क्लॉज जो है, आई नो द मैन, ये अकेला है और इंडिपेंडेंट है। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी किसी पर आश्रित नहीं है अपने अर्थ को पूरा पूरा बताने के लिए। तो अकेला हो सकता है ये, और अकेला नहीं भी हो सकता है। जैसे हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये कभी भी अकेला नहीं हो सकता। अपने अर्थ को लेने के लिए इसे मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होना होगा। नेक्स्ट, अ क्लॉज फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक क्लॉज जो होता है वो वाक्य का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। ठीक बात है। अ फ्रेज एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन एक फ्रेज जो होता है वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। वाक्य का ये भी एक टुकड़ा होता है, लेकिन सेंटेंस की हैसियत से नहीं। क्लॉज अपने आप में सेंटेंस होता है, और ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। करेक्ट? तो ये एक फ्रेज अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे बिल्डिंग यहाँ पर नाउन है, ए आया है इसी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ए एंड द नाउन के लिए आता है। यानी इस पूरे ही फ्रेज में नाउन का फोर्स ज़्यादा है, नाउन की समझदारी ज़्यादा है, इसलिए इस फ्रेज को हम लोग नाउन फ्रेज कहेंगे। तो देखिए, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर ही तो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है। कैसे? नाउन के तौर पर। यही यहाँ कहा गया है कि एक फ्रेज सिंपली एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है। दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉलोज द क्लियर एंड ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफन सीन इन रेन एंड मार्टिन ग्रामर एक्सप्लेनेशंस। रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की जो एक्सप्लेनेशंस है, व्याख्या है, जो कि ट्रेडिशनल स्टाइल में दी हुई है और स्पष्ट दी हुई है, उसी अंदाज में ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है फ्रेज और क्लॉज का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।